नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो है हम लोग भारत में जो नए आपराधिक कानून बने हैं उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारी ये समझ है कि जो कुछ भी कानूनी स्तर पर बदलाव होते हैं तो एक छात्र को जो है इसके बारे में कम से कम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आधारभूत जानकारी है, उसको अवश्य ही जानना चाहिए। आप सभी भी इसको एक बार देख लें अच्छे से। ये तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आपके व्यक्तिगत स्तर पर भी इन चीजों को जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार पुनः आपका सूरज सर लर्निंग ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे BNS, भारतीय न्याय संहिता, BNSS है ना, भारतीय जो आपका ये है सुरक्षा संहिता है, और फिर एक आपका BSA है ना। तो इन तीनों को भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, ये तीनों कानून 2023 में बने हैं, लेकिन भारत सरकार ने लागू करने की तिथि को निर्धारित किया था कि यह जो कानून है तीनों 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये तीनों नए कानून क्या हैं और इनको बनाने का क्या उद्देश्य है। तो भारत सरकार का मानना था कि जो पहले के कानून थे, जैसे आपको बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे IPC, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आपको पता होगा भारत में जब अंग्रेजों का शासन था और उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग वाइसराय बन गए थे, और उसी समय में ये जो है 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाया गया था। तो सरकार का मानना था कि ये सब जो है कॉलोनियल सिंबल्स हैं, है ना, उपनिवेशवाद का संकेत है, इस तरह की चीजों को अब एक स्वतंत्र देश में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को सब कुछ अब अपना होना चाहिए। तो भारत सरकार ने इस IPC को अब रिप्लेस कर दिया है BNS से, भारतीय न्याय संहिता से। 2023 का ये अधिनियम था और ये लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 से। ठीक है। तो BNS किसका नया नाम हो गया है? भारतीय दंड संहिता का। तो ये भारतीय दंड संहिता कब बना था? 1860 में। इसको याद रखेंगे। अभी 2023 में ये बना है BNS। दूसरा जो कानून है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। और यहाँ पर आप देखेंगे यह जो है CRPC का स्थान ले रहा है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब आया है? 1973 में। ठीक है। और एक है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 2023 का ही है। ये पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया है BSA 2023 से। तो साथियों, बस इस तीनों कानून के बारे में हम लोग को बारी बारी से समझना है, जो हमें एग्जाम में आ सकता है। पूछ सकता है आपसे कि IPC को रिप्लेस करके क्या लाया गया है, तो आपने बताना है कि BNS लाया गया है। IPC कब आया था? 1860 में। इसके बाद जो आपका है CRPC कब आया? 1973 में। और आप देखेंगे कि CRPC के लिए अभी जो नया कानून बना उसका नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और फिर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872, अब वो हो गया है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए साथियों, ये जो पहले था IPC जो था हमारा, IPC इंडियन पिनल कोड में पहले कितने सेक्शन थे? 511, 511 धाराएं थी पहले। अब उसको ना सिंप्लीफाई किया गया है और अब कितना हो गया है? 358। जैसे आप संविधान पढ़ते होंगे, भारतीय संविधान में पढ़ते हैं ना कि 395 आर्टिकल हैं, कुछ उसी तरह से इसमें भी सेक्शंस हैं। जो IPC है इंडियन पिनल कोड, उसमें 511 धारा थी, अब कितना हो गया है? 358। आपको बता दें पहले नाम था भारतीय दंड संहिता, अब क्या हो गया है? न्याय संहिता। तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि दंड के बदले अब हम लोग न्याय शब्द का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब देखिए IPC में ये आपको याद रखना है, IPC तो खत्म है, 511 आर्टिकल था, अब इसमें है 358 BNS में। अब बात करते हैं इसमें कुछ और बात। यहाँ पर आप देखेंगे कि नए अपराधों की परिभाषा।
तो हम बात करते हैं बीएनएस में, तो अब 20 नए क्रिमिनल जो अपराध होते हैं ये जोड़े गए हैं, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। और इसमें जो है कुछ संगठित अपराध और कुछ आतंकवाद से जुड़े जो अपराध है वो भी शामिल किए गए हैं। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि कितने नए अपराध जोड़े गए हैं, बताना है 20 नए अपराध जोड़े गए। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर आप देखेंगे सजा में भी कुछ संशोधन किया गया है। 33 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है ना। जितने प्रकार के अपराध हैं उनमें से कुल 33 अपराधों में से जो कारावास की अवधि थी उसको क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माना की राशि को बढ़ा दिया गया है और 23 अपराधों में जो सजा है उसको न्यूनतम सजा अनिवार्य किया गया है। कई बार क्या होता है कि किसी मामले में जज क्या करते हैं, जैसे रेंज होता है ना कि मान लीजिए 1 साल से 2 साल के बीच सजा दिया जा सकता है, तो कई बार क्या होता है कि जज जो है अधिकतम सजा देते हैं। तो उन चीजों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि 23 तरह के अपराधों में जो सजा निर्धारित है उसमें कम से कम न्यूनतम सजा देनी चाहिए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है, भारत में ये आइडिया अभी तक नहीं था, सामुदायिक सेवा है ना, कम्युनिटी सर्विस वाला जो सिस्टम है ये भारत में नहीं था। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की, अब आप जेल में चले गए, तो जेल में चले गए तो ठीक है। अब ये है कि 6 प्रकार के अपराध के लिए यदि आपने कोई गलती की है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सामुदायिक सेवा। अब सामुदायिक सेवा में क्या हो सकता है, आपको खाना बनाना पड़ सकता है, आपको झाड़ू लगाना पड़ सकता है, आपको कपड़ा धोना पड़ सकता है। तो इस तरह के प्रावधान को लाया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि कम्युनिटी सर्विस पहली बार हमारे न्याय संहिता में लाया जा रहा है, ठीक है। तो 6 अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कुछ और डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ा जो है आपका था देशद्रोह, सेडिशन का चार्ज। आप लोग पढ़ते होंगे पहले आर्टिकल, ये जो हमारा आईपीसी था उसमें 124 था आई थिंक, आप लोग एक बार कंफर्म करना। तो जो सेडिशन था, देशद्रोह बोलते हैं, इसको जो है इस शब्द को हटा दिया गया है और अब यहाँ पर बताया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध बनाया जाएगा। सेडिशन का जो पहले मीनिंग देखा जाता था वो राजद्रोह लिखा जाता था, और राजतंत्र तो है नहीं, यहाँ पर देशद्रोह लिख दिया गया है, ठीक है, बट आप समझना राजद्रोह तो राजद्रोह अब तो है नहीं क्योंकि राजतंत्र तो नहीं है। तो इस तरह के शब्दों से जो है परहेज करना चाहिए और सरकार ने भी ऐसा ही किया है कि भाई सेडिशन अब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो है भारत की संप्रभुता, एकता को खतरा अगर होगा तो फिर उनको अपराध बनाया जाएगा। एक तो बड़ा डेवलपमेंट ये है। हत्या में जो है अब बताया गया कि हत्या के नए मामले में न्यूनतम सजा को अनिवार्य किया गया है, ठीक है। और लिंचिंग, ये एक नया डेवलपमेंट है। देखिए लिंचिंग क्या होती थी, आज से 4-5 साल पहले ये काफी चर्चा में था कि लोग भीड़ के द्वारा जो है पकड़ के किसी को जो है पीट दिया जाता था और लोगों की हत्या हो जाती थी, मार दिया जाता था। तो भीड़ द्वारा हत्या जो होता है उसी को हम लोग लिंचिंग बोलते हैं। तो लिंचिंग के बारे में हमारे आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं था, अब उसको बीएनएस में शामिल किया गया है कि भाई नहीं, लिंचिंग भी अपराध है और इसको भी जो है अगर आप लिंचिंग में शामिल पाए जाते हैं तो इसको कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो लिंचिंग को परिभाषित किया गया है, इसमें बताया गया है कि कम से कम 5 व्यक्ति अगर एक साथ जो है किसी को ये कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं या इसमें मृत्यु हो जाती है तो फिर जो है यहाँ पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो है जो बलात्कार है, लैंगिक अपराध से जुड़े मामले हैं, उनमें भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया। तो ये एक हो गया हमारा। अब हम लोग जो है बीएनएस समझ गए हैं और बीएनएस में सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, इसको पहले बोलते थे आईपीसी, 511 सेक्शंस थे, एट प्रेजेंट ये है 358। पहले दंड संहिता था, अब है न्याय संहिता। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। तो ये सब आप एक बार देख लेना। कम्युनिटी सर्विस पहली बार लाया गया और लिंचिंग को पहली बार डिफाइन किया गया, और जो राजद्रोह कानून था आर्टिकल 1 सेक्शन 124 आईपीसी, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया कि भाई देशद्रोह शब्द अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। आइए हम लोग अब देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। बीएनएस, बी फॉर भारत, एन फॉर नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। तो इसमें भी देखिए सीआरपीसी पहले था, नागरिक सुरक्षा, तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें पहले 484 सेक्शंस थे, बट एट प्रेजेंट क्या हुआ, अब इसमें धाराएं बढ़ी है।
531। तो कई बार क्या होता है, चीजों को सिंप्लीफाई करते समय कई बार उल्टा हो जाता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही लग रहा है कि 484 धारा से अब कितना हो गया, 531। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बना पूछ सकता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धाराओं की संख्या बढ़ी है घटी है, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए बोलते हैं ना कि आप अच्छे से लॉजिकली पढ़ाई कर लो, एक बार बेसिक्स ठीक से देख लो। तो सीआरपीसी में 484 थी, अब जो है 531 सेक्शंस हो गए हैं बीएनएसएस में, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और इसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी जानकारी ये है कि गिरफ्तारी और जमानत प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब जो है गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है, और इसमें जो है बताया गया है कि अब समयबद्ध जांच और मुकदमे अपराधों की जांच को जो है 90 दिन में पूरा करना है। पहले ये टाइमलाइन अधिक होता था और गंभीर मामलों में 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि भाई किसी मामले को लटका के नहीं रखना है, उसको जल्दी से त्वरित प्रक्रिया को पूरा करना है। तो जांच की प्रक्रिया को 90 दिन में पूरा करने का प्रावधान है, और अगर गंभीर मामला है तो 180 डेज। और संपत्ति कुर्की के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं, ये सब ठीक है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा मैटर ये है, आपने देखा होगा जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है उसमें हथकड़ी लगाने से संबंधित नए नियम जुड़े गए हैं। आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी पुलिस आपने एक अपराध किया है तो हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं है। और हथकड़ी तब लगाया जाता है जब ये संदेह होता है कि जो कन्विक्ट है वो अगर भागने से संबंधित जैसा कोई आशंका है तो लगा सकते हैं, बट ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई हमारे देश में राजनेता हुए हैं जो कई बार जेल गए हैं, लेकिन उनको आपने कभी हथकड़ी लगाए हुए नहीं देखा होगा। कारण है कि संविधान की जानकारी और कानूनों की जानकारी लोगों को नहीं होती है, तो ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर जानकारी रखेंगे तो आपको गरिमा, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की, तो जो भी हो अ, आपकी गरिमा जो है, मानवाधिकार है ना, वो बना रहना चाहिए, और इसलिए जो हथकड़ी लगाने से संबंधित नियमों में कुछ नियम जोड़े गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान रखा गया है। और इसके बाद जो है अब ये एक नया बात है कि जैसे डिजिटल साक्ष्य होता है ना, तो उसको भी एज ए प्रूफ अब जो है कंसीडर किया जाने लगा है ना, कि मान लीजिए व्हाट्सएप में कुछ है ना, तो इसको भी अब साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। और फिर जो है हमारा तीसरा कानून, वो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जो पहले था अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। और पहले जो है पुराने वाले में 167 थी धाराएं, अब 170। तो यहाँ पर मामूली बदलाव हुआ है, 3 धाराएं बढ़ी है एविडेंस एक्ट वाले में, है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 में। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ये तो हम लोग तो देख ही लिए कि गवाहों की सुरक्षा, है ना, तो कुछ कुछ इसमें भी है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता दिया गया है ना, गवाहों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, औपनिवेशिक शब्दावली को हटा दिया गया है। तो ये सब कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। डीएनए और फॉरेंसिक जो प्रूफ होते हैं उसको भी वैलिड माना गया है। और ऑनलाइन जो फर्जरी होता है, अब साइबर क्राइम होता है आजकल, तो अब साइबर अरेस्ट होने लगा है, तो ये सब आप लोग देखे ही होंगे। तो इन सब से जो विवाद जुड़े होते हैं उनको भी ठीक से निपटने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। अब जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं अब तक जितना चीज पढ़े हैं हम लोग। तो आईपीसी अब हो गया है बीएनएस, है ना, और सीआरपीसी आपका हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों तो आप समझ गए, नाम से कम सुन सुन के याद हो जाएगा। आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, बीएनएस में हमारा हो गया 358, सीआरपीसी में 484 थे, बढ़ा है ये, और ये हो गया 531 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट था हमारा पुराना वाला, उसमें 167 था, अब नए वाले में 170 हो गया, तो मामूली परिवर्तन। तो ये एक बेसिक जो हमारा कंपेरिजन इसको हमने देखा है। इसके अलावा जो कुछ पुराने कानून से अगर हम तुलना करें, तो पुराने वाले कानून जो आईपीसी था उसमें जो है न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार ने बताया कि जो नया हमारा भारतीय न्याय संहिता होगा उसमें 23 अपराधों में न्यूनतम सजा देना ही है, न्यूनतम सजा को अनिवार्य किया। तो ये पहली बार हुआ है। फिर जो है एविडेंस की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले, यानी हम बात कर रहे हैं पुराने वाले कानून में, जो डिजिटल एविडेंस होते थे इसका कोई कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं था। बट अब जो है नई वाली कानून में इलेक्ट्रॉनिक और डीएनए जो एविडेंस होते हैं उसको भी मान लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। पहले जो है गिरफ्तारी और जमानत के बारे में देखें तो
बहुत जटिल प्रक्रिया थी, बट अब जो है उसको थोड़ा सा पारदर्शी बनाया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। हमने आपको बताया सेडिशन चार्ज के बारे में कि जो देशद्रोह 124 वाला जो सेक्शन था आईपीसी का, उसको थोड़ा सा अब देशद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। अब संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कानूनों से परिभाषित किया गया है। क्लियर है। उसके बाद जो है डिजिटल अपराध का कोई प्रावधान पुराने वाले कानून में था नहीं, तो अब जो समय और समाज दोनों बदला है, और समाज बदला है तो अपराध की प्रवृत्ति भी बदली है। तो उस बदली हुई स्थिति में जो है अब साइबर अपराध को भी शामिल किया गया है और इसको भी एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाने लगा। और अब जो है नया कानून का क्या प्रभाव होगा, तो आपको ही पता है कि भाई सब चीज अगर डिफाइन हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो अब क्या होगा, समयबद्ध तरीके से जो है न्याय प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। आपको पता है कि करोड़ों केसेस पेंडिंग है ना, और इसके लिए तो कई बार न्यायपालिका की आलोचना भी होती है, तो आप लोग इस बात को समझते हैं। अब डिजिटल युग में सुधार की बात करें तो आप जानते हैं कि साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और डीएनए साक्ष्यों की मान्यता से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाया गया, तो ये सब अब आप समझते हैं। और पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में कुछ कुछ प्रावधान है, तो ये तो हो गया। हमने अभी जो है कुछ कुछ मेजर कंपेरिजन को देखे, है ना, वही बात यहाँ पर है। अब हम लोग कुछ कुछ जो है ये देख लेते हैं कि आईपीसी का जो कुछ फेमस सेक्शंस था जो लोगों को याद होता था, अब उसका नंबर चेंज हो गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे बीएनएस जो था हमारा अभी नया वाला आया है आईपीसी में, पहले जैसे आप लोग सुनते होंगे, जैसे अभी आपको हम बता ही रहे थे कि देशद्रोह वाला जो कानून है वो सेक्शन 124A में था आईपीसी की धारा में। अब जो है इसके लिए बीएनएस में कहाँ रखा गया है, तो बीएनएस में सेक्शन 150 में देशद्रोह शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट इसके बदले लिखा गया कि भाई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले को अपराध माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो देशद्रोह जैसा जो कानून था, सेक्शन था आईपीसी वाला 124A, अब नई बीएनएस में वो 150 वाले नंबर पर चला गया है। दूसरा जो फेमस आईपीसी आप सबको पता भी होगा कि हत्या हुआ तो उसमें जो है सब जानते थे कि 302 का लगेगा चार्ज, तो 302 जो आईपीसी का था अब वो बीएनएस में 101 में आ गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में कहाँ है वो 101 नंबर सेक्शन में है, इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि मृत्यु वाले मामले में भी बताया गया है कि भाई न्यूनतम सजा को अनिवार्य किया गया है, ये एक बड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान रखना है। तो 302 घट के हो गया है 101। फिर जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि आपका इरादा नहीं था हत्या करने का, सिंपल मारपीट हो गया, अब उसमें हो जाता है कई बार, तो बिना इरादा के हत्या के मामला जो था वो पहले आईपीसी में 304 में हुआ करता था, अब 103 में आ गया है 103 में। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये चेंजेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो एक बहुत बड़ा क्राइम है रेप, रेप के लिए जो है पहले आईपीसी में सेक्शन 376 अप्लाई किया जाता था, बट और इसमें जो है 7 साल का आजीवन कारावास तक मिलता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आईपीसी में जो रेप की जो अपराध थी ना उसके लिए 376 नंबर सेक्शन में प्रावधान था 7 साल तक का आजीवन कारावास। अभी जो बीएनएस वाला आया है, बीएनएस में रेप वाला जो प्रोविजन है इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है आर्टिकल सेक्शन 63, यानी 63 नंबर सेक्शन में जो है इससे रिलेटेड कानून बनाए गए हैं। और पहले 7 साल का ही सजा था, अब जो है अब देखिए लिखा हुआ है कि सामूहिक बलात्कार और नाबालिग से बलात्कार के मामले में 20 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसको और कठोर बना दिया गया है जो कि समाज के लिए जरूरी भी है। अच्छी बात है ये कि कानून कठोर रहेंगे तो लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इसको ध्यान रखना। 376 आईपीसी कन्वर्ट हो गया है बीएनएस 63 में, और सजा का प्रवृत्ति भी बढ़ा है, 7 साल था पहले, अब 20 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं था, तो इसको लेके आईपीसी में नहीं था, तो अब जो है बीएनएस की धारा 103 में ही इसको भी परिभाषित कर दिया गया है। अभी आपने देखा 103 में था जो नॉन इंटेंशनल जो है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो डेथ हो जाती है तो उस वाले में था ना 103 गैर इरादतन हत्या। अब इसी में लिंचिंग वाले मामले को भी सेटल किया गया, 103 के सेक्शन 2 में मॉब लिंचिंग को भी अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो दोषी होंगे उनको मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे आतंकवाद का। आपको बता देते हैं कि अभी जो है यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अभी तक टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं किया गया है। जब यूनाइटेड नेशन के चार्टर में नहीं डिफाइन किया गया आतंकवाद को, हम बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी में भी देखिए लिखा हुआ है कि आतंकवाद के लिए कोई विशेष सेक्शंस नहीं थी, कोई धारा नहीं थी। ऐसे मामले में सरकार के पास एक कानून है यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसको लागू किया जाता था। तो ये ध्यान रखिए कि
मतलब इतना यूएन वाले ने अभी तक आतंकवाद को डिफाइन किया है, और ना भारत के आईपीसी में इस तरह के बारे में कोई विशेष प्रोविजन था, तो भारत सरकार को अलग से कानून बना के इस पर काम करना पड़ता था। अब पहली बार ये हो रहा है कि बीएनएस की धारा 113 में जो है आतंकवाद को स्पष्ट रूप से डिफाइन कर दिया गया है और इसके लिए कठोर प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आतंकवाद जैसे मुद्दे पे कभी निबंध लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, अनुच्छेद लिखना हो, तो आप यहाँ पर इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया था, आईपीसी में भी इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, बट अब बीएनएस की धारा 113 में इसके बारे में स्पष्ट रूप से पहली बार क्लियर लिखा गया है। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में जो है आईपीसी में कहीं कोई बात नहीं थी, अब बीएनएस की धारा 109 में भी जो है संगठित अपराध के बारे में लिखा गया है। चोरी की यदि बात करें तो चोरी के मामले भी जो है आईपीसी की धारा 378 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान था, है ना। और अब जो है बीएनएस की धारा 302 में संगठित गिरोह द्वारा की गई चोरी के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ये अच्छी बात है कि चोरी के लिए कठोर दंड के प्रावधान किए जाएं। तो अब बीएनएस की धारा 302 में आ गया है, पहले ये था 378 में, ठीक है, आईपीसी वाले में। और जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, आईपीसी की धारा 307, आप लोग ये भी सुने होंगे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, तो इसमें जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब बीएनएस में इसको 105 में रखा गया है, और बीएनएस के अंतर्गत जो है हत्या से जुड़े मामले में अब जो है आपको 105 धारा के तहत जो है सजा दी जा सकती है। इसके अलावा हम आप देखते हैं कि जो 420, आप लोग खूब सुनते होंगे कि 420 420 420 आदमी है ये, तो जो आईपीसी की धारा 420 थी उसमें धोखाधड़ी के बारे में था, जालसाजी के बारे में था, जिसमें 7 साल तक की सजा थी और जुर्माने का प्रावधान था। अब जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 में जो इसको रखा गया है, तो 420 कन्वर्ट हो गया 316 में, ठीक है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब आप 420 नहीं बोल सकते, अब सीख लीजिए 316 बोलना है उसको, है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखना है। और इस मामले में एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो साइबर फ्रॉड है, डिजिटल लेन देन से जुड़े अपराध होते हैं, इसको भी इसी में रखा गया है, ध्यान रखना है। धोखाधड़ी वाला मामला तो था ही इसमें, 420 से अब 316 में आ गया है। अब साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी क्राइम होंगे वो सब भी जो है बीएनएस की धारा 316 के अंतर्गत ही समझे जाएंगे और इसी के अंदर जो है कार्रवाई किए जाएंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी सर्विस के बारे में आपको बताया कि आईपीसी में किसी तरह के अपराधी को कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए छोटा मोटा अपराध करते हैं तो अब क्या होगा, बोलेगा कि भाई जाओ तुम, भंडारा हो रहा है मंदिर में, वहां पर बर्तन धो दो, कुछ इस तरह का कम्युनिटी सर्विस आपको करना पड़ सकता है। तो साथियों, हम समझते हैं कि ये जो हमारे 3 अभी नए कानून बने हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों कानून जो है इसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों में यदि कानूनों के प्रति समझ अच्छी हो जाए और उनको ये पता चल जाए कि अमुक गलत कार्य करने से इस तरह के सजा का प्रावधान है, तो बहुत लोग जो है जानकारी के अभाव में भी गलती कर देते हैं। तो जानकारी होना चाहिए, और हम ये चाहेंगे कि आप में से सभी बच्चे जो है एटलीस्ट कम से कम बीएनएस की धारा को जो है आप लोग डाउनलोड करके पढ़ें, और ताकि अपनी समझदारी को एक नागरिक के रूप में मजबूत करें अपने आप को, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे कि अभी एक कंट्रोवर्सी हो रहा है राणा सांगा और ये जो कह सकते हैं बाबर, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पर भी कोई एक सेशन लेकर आते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। और हम लोग आपसे एक गुजारिश भी करेंगे कि बीएनएस के प्रोविजंस आप लोग जरूर पढ़ें, ताकि आपको ज्ञात हो कि भारत में अब आपराधिक कृत्य करने पर क्या-क्या सजा मिल सकती है। ये तो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए था। मैं समझता हूँ आप सभी इस चीज को समझते होंगे, और अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगली सेशन में। जय हिंद साथियों।